Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows. I am Ubaid from BS Geology 6th semester, University of Peshawar. Today, the topic of my presentation is the role of systematics and taxonomy in invasion biology. कि क्या रोल प्ले कर रही हैं सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी की स्टडीज इन इन्वेजन बायोलॉजी, या फिर क्या रोल प्ले कर रहा है एक सिस्टमैटिस्ट या फिर एक टैक्सोनोमिस्ट in invasion biology. The topic of my presentation is assigned by Dr. Kaisar Jamal. तो पहले पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इन्वेजन बायोलॉजी किसे कहते हैं. Several definitions are given. As you can see, we will discuss each definition one by one. The first of all, it says that the branch of biology that deals with the invasive species. The branch of biology that deals with the invasive species is referred as invasion biology. यानी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि इन्वेसिव स्पीशीज के साथ डील करती है उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेजन बायोलॉजी. द क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड इज दैट व्हाट इज इन्वेसिव स्पीशीज. इन्वेसिव स्पीशीज आर दो स्पीशीज that spreads at the disadvantage of economic interest and public health. वो स्पीशीज जो कि स्प्रेड हुए या फैलें, अपने आप को ज़्यादा करें एट द डिसएडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक हेल्थ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इन्वेसिव स्पीशीज. तो सेकंड डेफिनेशन जो हमें दी गई है वो ये है कि इन्वेसिव बायोलॉजी स्टडीज द फॉल आउट ऑफ अ क्लेड और लाइनेज इनटू एनवायरनमेंट और हैबिटेट नॉट प्रीवियसली ऑक्युपाइड. यानी इन्वेशन बायोलॉजी उन फॉल आउट को स्टडी करती है जो कि क्लेड और लेनेज का हो किसी भी एनवायरनमेंट या हैबिटेट में जो कि पहले उन्होंने ऑक्युपाई ना किया हो, यानी वो उस एनवायरनमेंट के लिए न्यू हो, एज एन इन्वेडर एक्ट कर रहे हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्वेडर्स. और इस स्टडी को क्या कहेंगे, इन्वेजन बायोलॉजी. इसके बाद हमारे पास third definition, invasion biology can also refer to the establishment of species or lineage to a new location or environment by nature or anthropogenic means. यानी हमारे पास क्या कहता है कि वो species और lineage जो कि एक new location और environment में अपने आप को settle कर चुकी हो by both नेचुरल तरीके से या फिर एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन काज वे से, और अपने आप को मतलब तकरीबन सेटल कर चुकी हो वहाँ पर और अपनी न्यू कॉलोनीज पॉपुलेशन की इब्तिदा कर चुकी हो, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्वेसिव स्पीशीज. और ये हमारे पास इन्वेजन बायोलॉजी कहलाएगी. इसके बाद ये हमारे पास कुछ डिफिनेशन दी, देयर आर सेवरल डिफिनेशंस ऑफ इन्वेजन बायोलॉजी. नाउ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर by President Clinton in 1999 also defines the invasive species. He defines the invasive species as an alien species whose introduction does or is likely to cause economic or environmental harm or harm to human health. यानी वो स्पीशीज जो कि हार्म टू ह्यूमन हेल्थ या फिर इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसको हार्म करे, तो वो भी इन्वेसिव स्पीशीज के जुमरे में आएंगे. ये बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हुआ था जो कि प्रेसिडेंट क्लिंटन इन 1999 इन्होंने इशू किया था. तो इस साइड से हमें इन्वेजन बायोलॉजी काफ़ी हद तक उम्मीद है समझ आ गई कि व्हाट इज़ इन्वेजन बायोलॉजी, व्हाट आर इन्वेसिव स्पीशीज. इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको फुल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज इन्वेजन बायोलॉजी. द साइबेरियन चिपमंक नेटिव टू कोरिया हैज बीन सोल्ड एज अ पेट इन यूरोप इन 1960s. ठीक है. द ओनर ऑफ दिस एनिमल हैव रिलीज्ड इट टू द वाइल्ड्स इन 1970s वेयर इट हैज बिल्ट अप लार्ज पॉपुलेशंस नियर ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो ये कहना चाह रहा है कि भाई इन 1960s जो यूरोप में काफ़ी हद तक चिपमंक सेल किया गया या एक्सपोर्ट किया गया. कहाँ का नेटिव था चिपमंक, वो कोरिया का नेटिव था और वहाँ यूरोप में इनको एक्सपोर्ट किया गया. द ओनर्स ऑफ दिस एनिमल्स हैव रिलीज्ड इट, उन्होंने इनको रिलीज किया टू द वाइल्ड यूरोप में, और इन 1970s तक इट हैज़ बिल्ट अप लार्ज पॉपुलेशन नियर ह्यूमन सेटलमेंट्स. इसने अपनी एक लार्ज पॉपुलेशन सेटल कर ली ह्यूमंस के नज़दीक. तो इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट रिजर्वायर ऑफ लाइम बरेलियोसिस, द मोस्ट प्रेवलेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज इन यूरोप. अब ये जो एरिया था ये बाद में साबित हुआ मोस्ट
जो वहाँ पर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड रिजर्वायर था किसके लिए, लाइम बोरियोलोसिस के लिए, द मोस्ट प्रेवलेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज इन यूरोप, जो कि एक मोस्ट प्रेवलेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज रही है यूरोप के अंदर। तो ये इसकी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आएगी कि व्हाट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज इन यूरोप और ये क्या हुआ था। Scientists have learned that the eastern chipmunks can transfer the Lyme bacterium to larval ticks. Ticks nymphs infected with the Lyme bacteria pose the biggest threat to humans. तो हुआ ये कि जब उन्होंने साइबेरियन चिपमंक को कोरिया से यूरोप में शिफ्ट किया और वहाँ पर वो एज एन इन्वेडर स्पीशीज उन्होंने एक्ट किया, तो इसका साइबेरियन चिपमंक जो था ये एज अ वेक्टर प्रूव हुआ। किसके लिए, क्या चीज़ करने के लिए, टिक नैम्स इन्फेक्टेड विद लाइम बैक्टीरिया पोज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमंस, यानी टिक लैम्प्स जो थे ये इनका वेक्टर साबित हुआ, ये उनकी ट्रांसफर के लिए हेल्प करता था और उसकी वजह से एक इंतहाई शदीद जो बीमारी आई थी यूरोप में जिसे हम क्या कहते हैं लाइम बोरेलियोसिस, वहाँ पर पैदा हुई और वो किसकी वजह से पैदा हुई, इसी साइबेरियन चिपमंक की वजह से। तो ये इसका एक हार्मफुल इफेक्ट था जो कि हम पढ़ रहे हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड इन्वेसिव स्पीशीज, दैट्स द रीजन दैट दे आर कॉल्ड इन्वेसिव स्पीशीज। इस इन्वेजन बेनिफिशियरी और हार्मफुल, क्या ये हमारे पास जो इन्वेजन होते हैं ये बेनिफिशियरी होती है या हार्मफुल होती है। अभी हम फिलहाल इन्वेजन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं सारी की सारी, जब इन्वेजन को हम स्टैंड कर लेंगे तो हम इसका अपना रोल बयान करेंगे सिस्टमेटिक्स का इन्वेजन बायोलॉजी में। तो is invasion beneficiary or harmful? Invasion can be proved both fruitful and harmful depending on the procedure of invasion, place of invasion, and link between the bioinvaders and the environment. कहते हैं कि इन्वेजन हमारे पास बहुत फ्रूटफुल और हार्मफुल साबित हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर ऑफ इन्वेजन, कि हमारे पास प्रोसीजर ऑफ इन्वेजन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन कास्ट है, नेचुरल है, फोर्सफुली है या उसको ज़रूरत वक्त है, क्या किस तरीके से वो हो रहा है प्रोसीजर कि हम उसको बता सकेंगे भाई ये हार्मफुल है या बेनिफिशियरी है उसके लिहाज से। प्लेस ऑफ इन्वेजन, उसकी प्लेस क्या है इन्वेजन की, किस इलाके में सेटल हो रहा है, किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, एंड लिंक बिटवीन द बायो इन्वेडर्स एंड द एनवायरनमेंट, और हमारे पास जो बायो इन्वेडर हैं, जो बायो इन्वेसिव स्पीशीज हैं उनके दरमियान और जो जिस एनवायरनमेंट में वो जा रहे हैं उसके दरमियान लिंक क्या है आपस में इन दोनों के दरमियान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करेगा दैट इज इन्वेजन बेनिफिशियरी और हार्मफुल। इसके बाद एग्जांपल दी हुई है इसी बेनिफिशियरी और हार्मफुल इफेक्ट की। The forceful introduction of the insecticides on the wheat crop can also eliminate the insects that are feeding on the useless and harmful weeds, growing side by side, and thus these insects are proving to be beneficent for the specific field environment. Now, if the population of insects are forcefully introduced to some other field, for example, maize crop, then it may not act in the similar way as acting in the wheat crops, thus can be proved harmful to the specific field. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये कहते हैं कि अगर हम इंसेक्टिसाइड्स द फोर्सफुल इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑन वीट क्रॉप करें तो क्या होता है, वो ऐसे कीड़ों मकोड़ों को, ऐसे इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं जो कि फीड कर रहे होते हैं हार्मफुल वीड्स पर, जो कि गंदम के पौधे के साथ साथ बड़ी हो रही होती है, लेकिन उसको वो गंदम के लिए नुकसानदेह है वो वीड, लेकिन उस पर हम इंसेक्ट्स एक्ट कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन हम जब इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं उस क्रॉप पर, उस वीड पर, तो साथ-साथ वो इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं जो कि गंदम के लिए प्रूव बेनिफिशिएंट हो रहे होते हैं। लेकिन सिमिलर वे अगर हम यही इंसेक्ट्स को किसी और क्रॉप पे लेकर जाएँ या किसी और एनवायरनमेंट में लेकर जाएँगे जो इंसेक्ट्स बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे थे गंदम के लिए, व्हीट क्रॉप के लिए, ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ किसी और क्रॉप पर, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी गई है मेज़ क्रॉप की, वहाँ पर भी वैसे ही एक्ट करें जैसे वो गंदम के लिए कर रहे थे। यानी इससे हमें ये बात साबित हुई कि एक जगह पर वही स्पीशी ऑफ इंसेक्ट्स फ़ायदेमंद साबित हुई और दूसरी जगह पर नुकसानदेह साबित हुई। तो इससे हमें ये सबक सीखने को मिला कि इन्वेजन कैन बी बोथ बेनिफिशियरी और हार्मफुल। ये देखें, ये वो स्लाइड है जो अब मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखेंगे जो ग्रीन ग्रीन आपको पत्ते नजर आ रहे हैं जिन्होंने एज अ पैरासाइट एक्ट कर रहे हैं गंदम की उसके ऊपर, लड़ी के ऊपर, ये वो
इंसेक्ट्स इस पर अमल करते हैं, इसको खाते हैं, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं उसका इंसेक्टिसाइड्स का तो वो मर जाते हैं और ये जो जड़ी बूटी निकल रही है, वीट प्लांट निकल रहा है, ये अपने इसी से गंदम के पौधे से खाना ले लेता है और गंदम को कमज़ोर कर देता है। सिस्टमैटिक्स, अभी हम आएंगे सिस्टमैटिक्स की तरफ। अभी हमने सारा पढ़ लिया इन्वेजन बायोलॉजी का, इन्वेसिव स्पीशीज़ का, उसका तकरीबन हमें ए टू जेड कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई हो। अब हम आते हैं सिस्टमैटिक्स की तरफ कि सिस्टमैटिक्स क्या है। जब हम कंप्लीटली ये समझ लेंगे कि व्हाट इज सिस्टमैटिक्स और जब हम कंप्लीटली ये समझ लेंगे कि व्हाट इज इन्वेजन बायोलॉजी, तो फिर हम इन दोनों को लिंक बनाएंगे आपस में, इंशाल्लाह फिर ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स इज द साइंस ऑफ डिस्कवरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। Systematics seeks to achieve biological meaningful classifications of organisms by means of taxonomic and phylogenetic studies। कहता है कि सिस्टमैटिक साइंस है किस चीज़ की, डिस्कवरिंग की, कि डिस्कवरिंग स्पीशीज क्या स्पीशीज है, ये उसको डिस्कवर करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और डेटा जो हमारे पास आ जाता है उसको इंटरप्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। सिस्टमैटिक्स सीक्स टू अचीव बायोलॉजिकल मीनिंगफुल क्लासिफिकेशंस। सिस्टमैटिक्स का क्या काम होता है, वो एक बायोलॉजिकल मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन बनाते हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय मींस ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज के जरिए, अपनी स्टडीज के जरिए एंड फाइलोजेनेटिक स्टडीज के जरिए। और जो इसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है, द रिजल्ट इज एक्यूरेट नेम्स दैट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड प्रेडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दैट। आखिर में जो हमें रिजल्ट मिलेगा तमाम स्टडीज से वो ये होगा कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कि ये स्पीशी है क्या हमारे पास, ठीक है, अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म एंड प्रिडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर सकें कि इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं हम सिस्टमैटिक्स एंड इट्स रोल इन बायोलॉजिकल इन्वेजन, कि सिस्टमैटिक्स और बायोलॉजिकल इन्वेजन में आपस में क्या लिंक है, इनका रोल क्या है आपस में। When an invasive or alien species invades a new area, it becomes a threat to biological diversity of that specific environment. Introduced species may interact with the native ones through many ecological processes that includes competition, predation, parasitism, disease vectoring and hybridization। कहते हैं कि जब हमारे पास एक इन्वेसिव और एलियन स्पीशीज एक न्यू एरिया इन्वेड करते हैं, एक न्यू एरिया में दाखिल होते हैं, तो वो थ्रेट बन जाते हैं किसके लिए, वहाँ पर अर्ली जो पहले से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक सेटल हुई पड़ी है उसके लिए, ऑफ दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। किस तरह से वहाँ पर ये compete करते हैं उनके साथ प्रेडेशन करते हैं, ठीक है, पैरासाइटिज्म होती है वहाँ पर डिफरेंट किस्म की कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर इंतहाई एक जिसे कहते हैं एक अनहेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब यहाँ पर उन सभी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको पढ़ना, उनके टेक्सान्स बनाना, उनकी मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन करना किसका काम होगा, एक सिस्टमैटिक्स का। हियर द वर्क ऑफ सिस्टमैटिक्स बिगिंस। पहले पहले जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल्स को लेंगे, देखेंगे वहाँ पर उनकी सैम्पलिंग करेंगे, सही है, सैंपल्स जब बन जाएंगे तो हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल्स होंगे, उनको एग्जामिन करेंगे। ये एक आपको फ्लो चार्ट दिखाने की मैंने कोशिश की है, जो एक सिस्टमैटिक्स का वर्क होता है उसमें ये दिखाया गया है। इसके बाद एक एग्जाम्पल इंशाल्लाह दी जाएगी, उसमें आपको तकरीबन तकरीबन क्लियर हो जाएगा कि क्या रोल प्ले कर रही है सिस्टमैटिक्स इन इन्वेजन बायोलॉजी। कैरेक्टर ऑफ डेटा होता है यहाँ पर, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है, अनक्लासिफाइड एंटिटीज, टेक्सॉन असाइनमेंट, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर डेटा, नेम एंड कैरेक्टर डेटा। ये एक फाइनल इसका हमें जो मिलता है नेम एंड कैरेक्टराइज टेक्सा हमें आखिर में सिस्टम की मदद से मिल जाता है, सिस्टमैटिक्स की मदद से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है हमारे पास एक एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेजन एंड रोल ऑफ सिस्टमैटिक्स प्लस टेक्सोनॉमी। एक बायोलॉजिकल इन्वेजन हुई है, उसको मैंने स्टडी किया एज अ केस, और उसके अंदर रोल जो है जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी प्ले कर रहे हैं उसका मैंने रोल बताने की कोशिश की है। तो केस स्टडी हमारे पास ये है, एक फंगल डिजीज है, सही है, fungi spread from one plant to another, from one location to another in several ways. Most pathogens produce spores either through asexual or sexual reproduction that aid in the distribution of the fungus.
These spores may move by winds, insects, or water, in which case the diseases are generally spread over relatively short distances. हमारे पास जो फंजाई है वन प्लांट टू अनदर प्लांट मूव करती है वन लोकेशन टू अनदर इन सेवरल वेज, कई तरीकों से. मोस्ट पैथोजेंस प्रोड्यूस स्पोर्स either through sexual or asexual reproduction. काफी there are many pathogens of the fungi. Some produces spores by asexual reproduction, some produces by sexual reproduction, that aid in the distribution of fungus, which helps the distribution of the fungus. These spores may be moved by winds, insects, or water, in which case the disease is generally spread over a relatively short distance. These ways are not so effective in transmitting the disease from one location to another location by very long distances. They are relatively short distance disease causing methods. In the next step, however, sorghum ergot caused by Calicips africana. हमारे पास ये sorghum ergot एक disease का नाम है जो कि कौन cause कर रहा है? Calicips africana. Recently spread over a broad geographic area and are very quickly by way of wind-borne spores. हमारे पास ये Calicips africana जो है उसके ज़रिए एक डिजीज़ काज हुई है sorghum ergot, ठीक है, जो कि विंड बॉर्न स्पोर्स के ज़रिए ट्रांसफर हुई है बहुत ही क्विकली. दिस डिजीज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड आउटसाइड अफ्रीका एंड एशिया इन 1995 इन ब्राज़ील एंड इन 1996 इन ऑस्ट्रेलिया. देखें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इस डिजीज़ को पाया गया है जो कि कैविसिस अफ्रीकाना के स्पोर्ट्स की वजह से हो शुरू हुई थी. इन 1995 इसको हमारे पास एशिया में देखा गया, अफ्रीका में देखा गया, ब्राज़ील में देखा गया और इन 1996 इसको ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया. The fungus that causes the sorghum ergot may have spread to these new continents via infective seed. कहता है कि जो हमारे पास फंगस है जो कि इस न्यू कॉन्टिनेंट्स में चला गया है, पाया गया है, वो किस तरह स्प्रेड हुआ है? मे बी इन्फेक्टेड थ्रू द इन्फेक्टेड सीड. हमारे पास कैसे ट्रांसमिट हुआ है? इन्फेक्टेड सीड के जरिए. इट स्प्रेड रैपिडली इन साउथ अमेरिका by 1997 इट हैड बीन फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरिबियन एंड नॉर्थ अमेरिका. देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन ये एक फंगस पाया गया है. The pathogen produced abundant amounts of wind-borne secondary spores. जो कि इसके pathogens हैं वो क्या करते हैं? abundant amounts में wind-borne spores प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर चले जाते हैं. अब ये क्या हुआ? ये हमारे पास एक इन्वेटेड स्पीशीज हो गए. अच्छा, तो साइंटिस्ट इन 1998 noted that the disease have spread between the countries via the airborne inoculum. जो ये डिजीज है किस तरह स्प्रेड हो रही है बिटवीन कंट्रीज? वाया इट्स एयरबॉर्न इनोकुलम, यानी जो इसका एयरबॉर्न या विंडबॉर्न इनोकुलम है, काउंटर पार्ट है, उसके जरिए. The fungi are moved most effectively and efficiently to new areas both accidentally and deliberately through human activities. कहते हैं कि फंजी जो है हमारे पास ये मोस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मूव टू न्यू एरियाज होते हैं, बोथ एक्सीडेंटल तरीके से भी और डेलिबरेटली भी, यानी इनको ऑन विश भी मूव करवाया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हेंस एक्टिंग एज बायोलॉजिकल इन्वेटर्स. और इस तरह ये एक बायोलॉजिकल इन्वेटर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं. द वर्क डन बाय द सिस्टमैटिस्ट इज फॉलो. अब जो इस सारी सिचुएशन में सिस्टमैटिस्ट क्या काम करता है उसका वर्क ये आपके सामने है. Discovering that specific fungi, its native area, and identification of the species. First of all, जो सिस्टमैटिक्स है वो उस फंजाई को डिस्कवर करेगा, ठीक है, बाकायदा जो पहला हमने तरीका पढ़ा सैम्पलिंग वगैरह होकर सब तरीके करके वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई व्हाट इज दिस फंजाई, विच टू टेक्सा इट बिलोंग्स टू, इट्स नेटिव एरिया, उसके नेटिव यानी आबाई इलाके को जानने की कोशिश करेंगे, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, और उसको आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद इसकी बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे. ये अब स्पेसिफिक केस में हो रहा है हमारे पास फंगल केस में जो हमने पहले पढ़ लिया. कौन सा फंगस था? कैल्विसेप्स अफ्रीकाना, जो काज करता है sorghum ergot. गिविंग मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ टेक्सोनमिक एंड फाइलोजेनेटिक स्टडीज. अब इनको एक टेक्सोनमिस्ट क्या करेगा, ये सिस्टमैटिक्स एक मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन में इस स्पेसिफिक फंगस को सेग्रीगेट कर देगा बाय मीन्स ऑफ टेक्सोनमिक एंड फाइलोजेनेटिक स्टडीज. रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट इज द एक्यूरेट नेम्स दैट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड प्रेडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दैट फंगस एंड रिलेटेड फंजाई.
उस फंगस या रिलेटेड फंजाई के हमारे पास एक स्पेसिफिक नाम आ जाएगा कि इसने कौन से जो ऐसी स्पीशी है फंगस या एलर्जी या फंजाई की जिसने यहाँ पर एक्ट किया हुआ है, असर किया हुआ है और जो वहाँ से यहाँ पर माइग्रेटेड हुई हुई है या इन्वेड हुई पड़ी है। Information provided by systematics about the biological relatives of closely related fungi could also help in predicting the kinetics of the fungus in question. अगर हमारे पास वही फंगस डिस्कवर ना हो पाए, उसकी हम उसकी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे उसके साथ किसी और फंगस के साथ जो के साथ मैच करता होगा। इस मैच से भी हमारे पास से काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन आ सकती है उस फंगस की जो हमारे पास इन क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स वर्क एंड द रोल ऑफ सिस्टमैटिक्स इन प्रिवेंटिंग फ्यूचर इंट्रोडक्शंस। The knowledge of fungal diversity biodiversity by systematics provide a fortune of challenges and opportunities to mycologists and plant pathologists worldwide। अब ये जो एक दफ़ा डिजीज काज हो गई और इसको सिस्टमिस्ट ने स्टडी कर लिया, उसके बाद वो हमें कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं माइकोलॉजिस्ट को जो कि इनको स्टडी करते हैं और प्लांट पैथोलॉजिस्ट को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कि ये आपके पास एक फंगस है और ये इस तरह अफेक्ट करता है। तो ये एक सिस्टमेटिस्ट की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ। हमें पता चलता लगा कि ये क्या किस टेक्सॉन से बिलोंग करता है, इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है और ये पॉसिबल हुआ कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। यूजिंग ऑल अवेलेबल टूल्स इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर वंस, डेटा कैन बी obtained that will help identify taxa, determine pathways of entry and predict invasiveness of fungi। तमाम अवेलेबल टूल्स को यूज करके इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर वंस, डेटा कैन बी obtained दैट विल हेल्प आइडेंटिफाई द टेक्सा। हमें डेटा मिलेगा इन टूल्स को यूज करके जो कि हमें टेक्सा आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। डिटरमाइन पाथवेज ऑफ एंट्री, इसकी ये एंट्री किस तरह हुआ, किस तरह इफेक्ट किया, ये पता चल सकेगा। एंड प्रिडिक्ट इन्वेसिवनेस ऑफ फंजाई, और ये हमारे पास इसकी क्यों इन्वेसिवनेस आई हुई है या इन्वेसिवनेस इसके अंदर जो है ये किस तरह है ये पता चल सकता है। These data will allow more accurate risk assessments। इसके जरिए हम फ्यूचर रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह इफेक्ट करेगा। इन सपोर्ट ऑफ साइंटिफिकली साउंड प्लांट क्वारंटाइन डिसीजंस, और हम इस तरह किसी भी प्लांट को क्वारंटाइन कर सकते हैं इससे। एंड पॉलिसीज दैट सस्टेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और इस तरह हम जो वर्ल्ड ट्रेड हमारे पास एग्रीकल्चर की हो रही है उसको कमोडिटेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से और पॉलिसीज बना सकते हैं वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लांट रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज। और हमारे पास हर इंडिविजुअल कंट्री की जो प्लांट रिसोर्सेज है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बच जाएँगे इनसे, इनके फर्दर अटैक से। तो ये हमारे पास सारा का सारा एक सिस्टमैटिक्स का वर्क हुआ है जो कि हमें ये रिज़ल्ट देता है। माइकोलॉजिस्ट को फर्दर बताते हैं और ये पैथोलॉजिस्ट को बताते हैं और हमें एक राह देते हैं, हमें एक पाथ देते हैं जिस पर हम फर्दर काम कर सकें और फ्यूचर में इसका होना प्रिवेंट कर सकें। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।